क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खेती करके गेहूं बेच के नहीं लाए, वो दिल्ली का टैक्स पेयर का 21 करोड़ रुपया अपने घर में क्या वो स्विमिंग पूल बनाएंगे? उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। 21 करोड़ रुपया लग रहा है। और कौन सा पैसा लग रहा है? जो दिल्ली के गरीब बच्चों का मिड डे मील का पैसा था। दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं क्योंकि उनको विज्ञापन करना है, उनको विज्ञापन की भूख है, झूठे विज्ञापन। उसके लिए 1000 ठेके दिल्ली में खोले गए हैं, मगर एमसीडी को पैसा नहीं देना, मिड डे मील का पैसा नहीं देना, अपने विज्ञापन की पूरी चिंता है, पूरा जुगाड़ू कर रहे हैं। हैरानी होगी सदन को और देश को हैरानी होगी, और देश आश्चर्यचकित होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई मार्च 2021 में, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खर्च किया विज्ञापन पर? 92 करोड़, 92 करोड़, एक दिन का 1.25 करोड़ रुपया। जब दिल्ली में डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे थे, नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के वेंटिलेटर पर अपना फोटो चिपकाकर अखबार में फोटो दे रहे हैं। तब डॉक्टर और नर्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमसे काम करवाया जा रहा है 24-24 घंटे, हमारे लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ बहुत है। कर कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक गीता रावत, निगम पार्षद, अभी 1 महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं। वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए, क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा। पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं, राज्यसभा की टिकट भी बिक रही है। जो उनके साथ लगे हुए थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। जब मालिक की हैसियत तो निगम पार्षद क्यों नहीं करेंगे? कि 2 दिन पहले सबने सुना था कश्मीर हिंदुओं के ऊपर में जब वहां की मां, बहन, बेटी, पत्नी का बलात्कार हुआ, जिंदा औरतों को काटा गया, वहां पे युवाओं के सर पर गोली मार दी गई, सबको घर छोड़कर आना पड़ा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी मौत पर, उनके नरसंहार पर हंसता है, उसके ऊपर ठाके लगाता है और कहता है ये झूठ है, ये फिल्म झूठ है, ये कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार ये झूठ है। क्या एक मुख्यमंत्री आजाद इतिहास में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं। नील बटे सन्नाटा इज ए ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, वी हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख। नील बटे सन्नाटा। मगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला शो, पहला दिन का देखने वाला मुख्यमंत्री, और अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और बहुत ही घिनौनी बात करी। उन्होंने विधानसभा में कहा
हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। क्या आजाद भारत के इतिहास में हिटलर को कोई अच्छा बताएगा? क्या प्रधानमंत्री पूरा देश के नहीं है और वो हिटलर अच्छा है प्रधानमंत्री से, ऐसा बोलेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर के पैरों में पड़े। पैरों में कौन पड़ा सबको मालूम है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे नेताओं के ऊपर में पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोर्ट में केस किए, फिर लंबा पैरों में लेटकर उनसे रिटर्न में माफी मांगी। तो पैरों में पड़ना हमारी आदत नहीं है, पैरों में पड़ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की आदत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने बहुत स्कूल बनाए, सबने सुना होगा, हमने बहुत स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए, सबने सुना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते बनाए, मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं किया, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य, इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में? बताइए, कभी आएगी ऐसा? कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाने वो यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले। जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले। जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिला। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है। यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18 दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लेकर इस सम्मानीय सदन के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95% हिस्से का सिविक सेवाओं का जिम्मेदारी उठाता है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी तीनों निगमों के इकट्ठा होकर इसके तहत काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रपति भवन भी यहां है, संसद भी यहां है, प्रधानमंत्री निवास भी यहां है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहां है, ढेर सारे राजदूतालय भी यहां है और महत्वपूर्ण मीटिंगों का स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों का स्थान भी स्वाभाविक रूप से राजनीति बनती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहां आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए, वो बहुत जरूरी है। पहले यहां पर एक ही नगर निगम हुआ करता था, उसका विभाजन कर 3 नगर निगम बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे में सदन को ले जाना चाहूंगा। 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम चल रहा था। 1957 में दिल्ली नगर निगम की एक्ट के द्वारा स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन हुए और अंततोगत्वा उत्तरी नगर निगम दिल्ली, दक्षिणी नगर निगम दिल्ली और पूर्वी नगर निगम दिल्ली 3 निगमों में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के कारण, बंटवारे के पीछे की मंशा मैंने पूरे गृह विभाग की फाइलें खंगाली है, बहुत स्पष्टता से मालूम नहीं पड़ती। इसलिए मैं मेरी मर्यादा भी
सदन के सामने रखता हूं, क्योंकि मुझे बताना चाहिए था सदन को कि इस निगम का बंटवारा क्यों हुआ था, किस आशय से हुआ था, क्या ध्येय को सामने रखकर किया गया था। मगर जितना, आप तो मंत्री नहीं थे दादा उस वक्त, फाइल मैंने देखी है, ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, लेजिस्लेटर की मंशा जाने बगैर में आज ये 10 साल के 12 से 22 का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस कर उसका बारीक विश्लेषण और तथ्य जो सामने आए हैं, इसके कारण इस सरकार ये निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति की जाए। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था वो माननीय अध्यक्ष जी आनंद फानन में किया गया बंटवारा था। मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे, परंतु कोई उद्देश्य जब नजर में नहीं आता है तो विचार जरूर होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से इसे किया गया होगा। मगर आज जब ये तीनों निगमों को एक करने की मंशा लेकर सरकार इस महान सदन के सामने आई है, तब मैं निश्चित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम क्यों आए। एक अभी जो तीनों निगमों के 10 साल चलने के बाद चीजें सामने आई हैं, वो ये है कि तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एक रूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं, क्योंकि नीतियों की चलाने की, निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वो अपने चलाने की नीतियों को तय करे। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एक रूपता नहीं रही है। ये एनोमली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच में भी नजर में आया है, और संसाधनों और दायित्वों का जब निगमों को बांटा गया तब बहुत सोच समझकर इसका बंटवारा नहीं किया गया। 3 निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी 2 निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई है। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है, और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो 3 नगर निगम है इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना के दृष्टि से एक ही निगम पूरे दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो ये उचित होगा। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए
और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मेरे साथी मंत्री बिल को सदन में रखे तब मेरे विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी। कुछ तो संवैधानिक आपत्तियां थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी टिप्पणियां थी। उसको मैंने बारीकी से पढ़ा है। फिर भी अगर आज वो ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं। मगर मेरा आप सभी सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए। और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे केंद्र सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। अतः मैं चर्चा में आप सभी के विचार सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष जी कि चर्चा मेरिट्स पर हो, इसके लिए आप भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तिवारी जी, दादा